स्टार ट्रेक पिकॉर्ड सीजन 1 एपिसोड 10। इससे पहले के सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि नेरिक आर्टिफैक्ट तक पहुंच जाता है और फिर चुपके से सबकी नजरों से बचते हुए आर्टिफैक्ट में घुस भी जाता है। अब आर्टिफैक्ट में घुसने के बाद वो चुपके से इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी नेरिक की बहन रीजो उसे ढूंढ लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेरिक मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट ग्रेनेड्स को एक बैग के अंदर भर रहा होता है। मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट ग्रेनेड किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स या फिर एलिमेंट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। अब हम देखते हैं कि ग्रेनेड को रखने के बाद नेरिक रीजो से बोलता है कि तुम यहीं पर रहकर वेपन सिस्टम्स को ऑनलाइन लेकर आओ और मैं जाकर इन ग्रेनेड की मदद से उन ऑर्चिड्स को खत्म कर देता हूँ जो अभी भी बचे हुए हैं, ताकि जब भी हमारे शिप यहाँ पर आए तो ऑर्चिड हमारे शिप्स को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अब इसके बाद नेरिक आर्टिफैक्ट से निकल जाता है और जब नेरिक आर्टिफैक्ट से निकल रहा होता है तो हम देखते हैं कि एलेनोर नेरिक को वहां से जाता हुआ देख लेता है और अब नेरिक को जाता देख एलेनोर भी उसका पीछा करने लग जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियोज सागा के दिए गए डिवाइस की मदद से अपने शिप को ठीक कर लेता है और अब जैसे ही रियोज अपने शिप को ठीक करता है वैसे ही उसे अपने शिप के बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी कि मानो कोई उसके शिप पर पत्थर फेंक रहा हो। और अब इस आवाज को सुनने के बाद रियोज और रफी जैसे ही अपने कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके शिप के सामने नेरिक खड़ा हुआ है और वो उनके शिप के ऊपर लगातार पत्थर फेंके जा रहा है। नेरिक को पत्थर फेंकता देख रियोज नेरिक को बोलता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए, तुम कितने ज्यादा चिपकू हो यार, और हाँ मेरे शिप पर पत्थर फेंकना बंद करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे शिप के अंदर गन भी है। नेरिक रियोज की बात सुनकर पहले तो उसे अपने पास रखे ग्रेनेड दिखाता है और फिर उससे बोलता है कि मेरे पास एक ग्रेनेड है लेकिन फिर भी मैं पत्थर फेंक रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। हमें साथ मिलकर आने वाली मुसीबत को रोकना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेरिक की बात सुनकर रियोज उसे अपने शिप में बुला लेता है और फिर नेरिक, रियोज और रफी मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं। और अब यहाँ पर नेरिक रियोज और रफी को बताता है कि सोजी और बाकी सिंथेटिक मिलकर एक ट्रांसमीटर को बना रहे हैं और वो उस ट्रांसमीटर के जरिए सिग्नल भेजकर किसी आर्टिफिशियल लाइफ को बुलाने वाले हैं, और अगर एक बार वो आर्टिफिशियल लाइफ यहाँ पर आ गई तो फिर पूरे यूनिवर्स के अंदर ऑर्गेनिक लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइफ सभी जिंदा जीवों को मार देगी और हम रोमुलेंस इसे गैमेदान कहते हैं। अब नेरिक ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एलेनोर आ जाता है जो वहाँ पर आते ही नेरिक की गर्दन पर तलवार लगाकर उसे मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन इससे पहले कि एलेनोर नेरिक को मारता उससे पहले ही रियोज और रफी एलेनोर को रोक लेते हैं और अब एलेनोर को रोकने के बाद ये चारों एक साथ बैठकर इस बारे में बात करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आगे इन्हें क्या करना है और किस तरीके से फ्यूचर में होने वाली इस जंग को रोकना है। अब इसी तरह बात करते करते रात हो जाती है और ये चारों शिप से बाहर आकर आग लगा लेते हैं और फिर उसके बाद ये सारे आग के आसपास बैठकर फिर से बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर नेरिक सभी को बताता है कि रोमुलन में भविष्यवाणी की गई है कि गैमेदान जरूर होगा और अगर गैमेदान को रोकने की बजाय हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो हम सब मारे जाएंगे, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम लोग मुझसे प्यार करो या फिर मुझसे नफरत। नेरिक की बात सुनने के बाद रफी उससे पूछती है कि ये गैमेदान क्या है। रफी के सवाल का जवाब देते हुए नेरिक बोलता है कि ये हम सब के अंत की कहानी है। गैमेदान की कहानी दो बहनों से शुरू होती है जिन्हें हम ट्विंस खलागू कहते हैं। रोमुलेंस के अंदर खलागू का मतलब होता है राक्षस। रोमुलन गाथाओं के अनुसार माना जाता है कि चा खलागू को यूनिवर्स में लाने के लिए जुड़वा बहनें गेट खोलेंगी। इन दोनों बहनों में से एक बहन का नाम होगा सबनेतान जो फ्यूचर देख सकती होगी और वो बच्चों के खाल से बने हुए ड्रम को बजाएगी और वो कंकाल से बनी हुई माला को ड्रम पर इतनी जोर जोर से पीटेगी कि उस ड्रम से निकलने वाली आवाज से उसका खुद का दिल फट जाएगा। और दूसरी बहन का नाम होगा सबचैनैब और उसके पास गैमेदान नाम के शैतान का एक हॉर्न होगा और जब सबचैनैब उस हॉर्न को बजाएगी, जिस हॉर्न को बजाते ही वो सारे चाखलागू हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगे। वो चाखलागू जो यूनिवर्स के शुरुआत से हमारे यूनिवर्स में आने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि आसमान में दरार आएगी और उस दरार से चाखलागू बिजली की तेजी से इस यूनिवर्स के अंदर आएंगे और फिर उसके बाद एक जंग शुरू होगी जो 1000 दिन तक चलेगी। इस जंग के अंदर इतने लोग मारे जाएंगे कि सड़कों पे लाशें बिछ जाएंगी और खाइयों की खाइयां भर जाएंगी लोगों की लाशों से। सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी और चाखलागू अपने बच्चों को इंसानों का खून पिलाएंगे। नेरिक की बातें सुनने के बाद रफी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा फ्यूचर में होगा। रफी का सवाल सुनकर नेरिक उससे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मगर ऐसा पास्ट में हो चुका है और पास्ट की सबसे बुरी बात यह है कि वो खुद को दोहराता जरूर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होती है और नेरिक प्लान को बदलते हुए सबको बोलता है कि मैं इन ग्रेनेड्स को ऑर्चिड को खत्म करने के लिए लेकर आया था, मगर अब हमें इन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके उस ट्रांसमीटर को उड़ाना होगा जिसकी मदद से एंड्रॉइड एआईए प्लेनेट की आर्टिफिशियल लाइफ को बुलाने वाले हैं। नेरिक की बात सुनकर रफी उससे पूछती है कि मगर हम उस ट्रांसमीटर तक पहुंचेंगे कैसे। रफी का सवाल सुनकर नेरिक उससे बोलता है कि तुम मुझे कैदी बनाकर ले जाना और उनसे बोलना कि मैं तुम्हें रास्ते में मिल गया था और फिर उसके बाद वो एंड्रॉइड मुझे पकड़ लेंगे और तुम लोग उस ट्रांसमीटर तक आसानी से पहुंच जाओगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि ग्रेनेड को ऐसे ही नहीं ले जा सकते थे तो इसलिए रियोज ग्रेनेड को फुटबॉल के अंदर रख कर ले जाता है। टेक्निकली वो फुटबॉल जैसा एक बॉक्स बनाता है जिसके अंदर वो उस ग्रेनेड को छुपा लेता है और अब ग्रेनेड को छुपाने के बाद ये चारों प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुराटी मौका पाते ही मरी हुई सागा की एक आंख निकाल लेती है और फिर उसी आंख की मदद
से वो उस रूम का गेट ओपन कर लेती है जिस रूम के अंदर पिकार्ड कैद था। अब गेट खोलने के बाद जुराटी पिकार्ड को वहां से निकाल कर ले जाती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब डॉक्टर इनिगो सागा की मेमोरी को रिस्टोर कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें सागा की मौत से ठीक पहले का वीडियो दिखाई देता है, जिस वीडियो के अंदर डॉक्टर इनिगो देखते हैं कि नेरेक ने पहले तो सागा को पकड़ा था और फिर उसके बाद सूत्रा ने सागा के ब्रोथ से ही उसकी आंख फोड़कर उसकी जान ले ली थी। और अब डॉक्टर इनिगो ये सब देखने के बाद समझ गए थे कि सूत्रा ने सभी एंड्रॉइड्स को अपने सपोर्ट में करने के लिए सागा को मारकर एक इमोशनल सिचुएशन खड़ी कर दी और उनके दिल में बात बैठा दी कि सूत्रा के प्लान के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे ही डॉक्टर इनिगो को ये सारी बातें पता चलती हैं वैसे ही वो सूत्रा को रोकने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। और अब जब डॉक्टर इनिगो उसके पास जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में उन्हें रियोज और बाकी सारे लोग दिखाई दे जाते हैं जो चुपके चुपके उस ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर इनिगो उन चारों को देखकर उनके साथ मिल जाते हैं और फिर वो उन्हें ट्रांसमीटर तक ले जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले तो डॉक्टर इनिगो सूत्रा को एक कोने में ले जाकर उसे ये बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि सूत्रा ने ही सागा को मारा है। सूत्रा को इतनी बात बोलने के बाद डॉक्टर इनिगो आखिर में सूत्रा से ये बोलकर उसे ऑफ कर देते हैं कि मैं मानता हूँ कि सभी सिंथेटिक्स को एकजुट करने की जरूरत थी, मगर मैंने तुम्हें किसी की जान लेना नहीं सिखाया था, तुम भी इंसानों की तरह ही निकली। अब जैसे ही सूत्रा ऑफ हो जाती है वैसे ही रियोज, रफी, नेरिक और एलेनोर हमला कर देते हैं। हमला करते ही रियोज बॉल के अंदर से ग्रेनेड को निकालकर ट्रांसमीटर की तरफ फेंक देता है और अब इससे पहले कि वो ग्रेनेड ट्रांसमीटर से टकराकर फटता उससे पहले ही सोजी उस ग्रेनेड को अपने हाथ में पकड़ लेती है और फिर उसके बाद उस ग्रेनेड को आसमान के अंदर काफी ऊंचा फेंक देती है, जिसकी वजह से ग्रेनेड इतनी दूर जाके फटता है कि ट्रांसमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक तरफ तो ट्रांसमीटर को कोई डैमेज नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी एंड्रॉइड रियोज, रफी, नेरिक और एलेनोर को पकड़ लेते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड और जुराटी रियोज के शिप में बैठकर रोमुलन आर्मी से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि रोमुलेंस के पास 218 शिप थे और पिकार्ड के पास सिर्फ एक ही था, लेकिन फिर भी पिकार्ड हार नहीं मानता और वो अकेले ही एंड्रॉइड्स की जान बचाने के लिए रोमुलन आर्मी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक तरफ तो 218 वॉरशिप के आगे इकलौता पिकार्ड का शिप खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ रीजो भी आर्टिफैक्ट के वेपन्स को ऑनलाइन करके पिकार्ड के शिप को गिराने की तैयारी कर चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि रीजो पिकार्ड के शिप को गिरा पाती उससे पहले ही वहां 7 आ जाती है और अब इसके बाद हम देखते हैं कि 7 और रीजो के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है और फिर आखिर में 7 रीजो को किक मारकर उसे काफी ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे रीजो की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रीजो की डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती, तो शायद वो जिंदा भी हो सकती है, क्योंकि जब रीजो नीचे गिर रही थी तो उस समय सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज आई थी, जमीन पर टकराने की नहीं। मगर फिलहाल के लिए तो रीजो रास्ते से हट गई थी और 7 को लग रहा था कि वो मर गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही रोमुलेंस के 218 वॉरशिप कॉपिलस प्लेनेट के पास आते हैं वैसे ही ऑर्चिड भी हमला करने के लिए प्लेनेट के ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं और अब जैसे ही ऑर्चिड ऑर्बिट से बाहर आते हैं वैसे ही जनरल नदार के ऑर्डर्स पर ऑर्चिड्स को खत्म करने के लिए रोमुलन वॉरशिप ऑर्चिड्स पर हमला करने लगते हैं और अब देखते ही देखते रोमुलन वॉरशिप ऑर्चिड्स को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद पिकार्ड सबसे पहले तो सोजी को कॉल करके उसे ये बोलता है कि सोजी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रांसमीटर को बंद कर दो, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए जिससे शायद तुम्हारा फैसला बदल जाए। सोजी पिकार्ड की बात सुनकर उससे बोलती है कि और वो क्या है जो आप मुझे दे सकते हैं। सोजी के सवाल पर पिकार्ड जवाब देते हुए उससे बोलता है कि मेरी जिंदगी। पिकार्ड आउट। सोजी से इतना बोलने के बाद पिकार्ड सबसे पहले तो रोमुलन वॉरशिप्स के सामने जाकर अकेला खड़ा हो जाता है और फिर जुराटी सागा के दिए गए डिवाइस को हाथ में लेकर सोचने लगती है कि काश कोई ऐसी चीज हमारे पास होती जिससे कि हम अपने शिप के मल्टीपल मिरर इमेज बना सकते। और अब जुराटी जैसे ही ये सोचती है वैसे ही उसके फेस के कई सारे डुप्लीकेट इमेज बन जाते हैं और अब जैसे ही जुराटी ये देखती है वैसे ही वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। और अब पिकार्ड के ऑर्डर पर जुराटी रियोस के शिप के कई सारे डुप्लीकेट इमेज बना लेती है और अब जैसे ही ये इमेज बनती हैं वैसे ही रोमुलेंस को दिखाई देता है कि जहां एक पल पहले सिर्फ एक वॉरशिप था वहीं अब ढेरों सारे वॉरशिप खड़े हुए हैं उनसे लड़ने के लिए। मगर इतने सारे शिप को देखकर भी नदार रुकती नहीं है, वो हमला करवाने के ऑर्डर्स दे देती है और अब हम देखते हैं कि रोमुलेंस के कई सारे शिप एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं और अब इतने सारे शिप से हमला होने की वजह से पिकार्ड के शिप पे भी कुछ हमले होते हैं, जिसकी वजह से पिकार्ड के शिप को झटका लगता है और अब झटका लगने की वजह से एक तरफ तो पिकार्ड की हालत खराब हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के ऑर्डर पर स्टारफ्लीट अपनी आर्मी को सिंथेटिक्स को बचाने के लिए रोमुलेंस के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है और इस स्टारफ्लीट की आर्मी को लीड कर रहा था विलियम। अब जैसे ही स्टारफ्लीट की आर्मी वहां पहुंचती है वैसे ही विलियम नदार को वार्निंग देते हुए उसे बोलता है कि फेडरेशन ने गुलियन 4 यानी कि कॉपिलस प्लैनेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टारफ्लीट को दी है और मैं यूएसएस शेंगी का कैप्टन विलियम आपको वार्निंग देते हुए पीछे हटने को बोल रहा हूँ और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत खुशी होगी हमला करके आपके तालशियार को पूरी तरीके से खत्म और बर्बाद करने में। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोजी ने पोर्टल को खोल दिया था और पोर्टल के खुलते ही AIA प्लैनेट की एंशिएंट आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन यूनिवर्स के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है और हम देखते हैं कि पोर्टल के दूसरी तरफ से अजीब से
से मैकेनिकल टेंटिकल बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। अब एक तरफ तो विलियम और नदार अपनी अपनी आर्मी के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ पोर्टल भी खुल चुका था। और अब इस तरीके की बिगड़ती हुई कंडीशन को देखकर पहले तो पिकार्ड खुद की बुरी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए और अपने सर के दर्द को कम करने के लिए पॉलीसेफ्रिन नाम की दवाई का एक डोज ले लेता है। और अब डोज को लेने के बाद जैसे ही पिकार्ड के सर का दर्द ठीक होता है, वैसे ही पिकार्ड ओपन चैनल पर सोजी से बात करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि सोजी प्लीज ट्रांसमीटर को बंद कर दो, तुम रोमुलेंस को दिखा दो कि तुम लोग विनाशकारी नहीं हो, और जरा देखो फेडरेशन ने तुम्हारी मदद के लिए स्टारफ्लीट की आर्मी को भी भेज दिया है। तुम एक बार ये भी तो सोच के देखो कि अगर हम तुम्हारे दुश्मन होते तो हमारा निशाना तुम होते और हम रोमुलेंस के साथ मिलकर तुम पर हमला कर चुके होते, लेकिन हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं और हमारा निशाना रोमुलेंस है, ना कि तुम लोग। और यही तो हम लोगों के बीच का रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता। जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ती है तो हम तुम्हारी मदद करते हैं, और जब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ रही है तो तुम भी हमारा साथ दो और हमारी मदद करो। पिकार्ड की ये सारी बातें सुनकर सोजी ट्रांसमीटर पर एक जोर का मुक्का मारती है और उसे ऑफ कर देती है। और अब जैसे ही ट्रांसमीटर ऑफ होता है वैसे ही पोर्टल बंद हो जाता है, और अब पोर्टल के बंद होते ही मैकेनिकल टेंटिकल्स भी वापस चले जाते हैं, और अब इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसमीटर को बंद होता देख रोमुलेंस भी पीछे हट जाते हैं, और इसी के साथ बूढ़े और मरते पिकार्ड ने फिर एक बार यूनिवर्स को एक बड़े खतरे और एक बड़ी वॉर से बचा लिया था। और अब वॉर के टलते ही जैसे ही रोमुलेंस वहां से चले जाते हैं वैसे ही स्टारफ्लीट के शिप भी वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकार्ड की बीमारी की वजह से उसकी मौत होने लगती है, और अब पिकार्ड की आत्मा जिंदगी और मौत के बीच पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर पिकार्ड अपने दोस्त डेटा से मिलता है, और यहाँ पर डेटा उसे बोलता है कि पिकार्ड तुम अभी मरे नहीं हो, तुम्हें अभी और जीना है, तो वापस जाओ। डेटा की ये बात सुनकर पिकार्ड उससे पूछता है कि मगर मैं तो मर चुका था, तो फिर जिंदा कैसे हूँ। पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए डेटा उससे बोलता है कि तुम्हारे मरने से पहले ही तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे ब्रेन की एक कॉपी बनाकर उसे एक गोलम बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। ये गोलम बॉडी पूरी तरीके से ना सिर्फ तुम्हारे जैसी दिखती है बल्कि ये तुम्हारे ही जैसी है, बस इसके अंदर तुम्हारी पुराने वाली बीमारी नहीं है। अब जैसे ही डेटा ये बात बोलता है वैसे ही पिकार्ड और डेटा जिस रूम के अंदर बैठे होते हैं उस रूम के अंदर से एक गेट खुलता है, जिस गेट के दूसरी तरफ बहुत तेज रोशनी होती है, और ये रोशनी एकदम सफेद कलर की होती है। अब पिकार्ड के वापस जाने से पहले डेटा पिकार्ड से एक रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है कि डॉक्टर इनिगो ने अभी भी मेरे ब्रेन को जिंदा रखा हुआ है, और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि जैसे ही तुम वापस जाओ वैसे ही तुम मेरे ब्रेन को ऑफ करके मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि मैं भी इंसानों की तरह एक टाइम के बाद शांति से मरना चाहता हूँ। मुझे भी इंसानों की तरह एक लंबी जिंदगी के बाद एक सुकून की नींद चाहिए जिसमें मुक्ति हो, मोक्ष हो। डेटा की रिक्वेस्ट सुनने के बाद पिकार्ड उससे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो जिंदा होगा वैसे ही वो इसकी विश को पूरा कर देगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि आफ्टर लाइफ के बाद पिकार्ड जिस रूम के अंदर पहुंचा था उस रूम के अंदर हमें 3 मूर्तियां दिखाई जाती हैं। सबसे पहले सिंगल स्क्रीन पर मूर्ति दिखाई जाती है गणेश भगवान की, उसके बाद सेकंड सीन के अंदर गणेश भगवान, गौतम बुद्ध और माँ सरस्वती की मूर्ति दिखाई जाती है। इन मूर्तियों को जिस ऑर्डर में दिखाया गया है उससे हमें समझ आता है कि कहानियों में इन 3 मूर्तियों से बहुत डीप मैसेज देने की कोशिश कर रही है। मूर्तियों के ऑर्डर के हिसाब से चले तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई जाती है, और गणेश भगवान रिप्रेजेंट करते हैं गुड लक को, अच्छे फ्यूचर को, आर्ट एंड साइंस को। गणेश भगवान बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस और ज्ञान यानी विजडम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गणेश भगवान गुड लक, आर्ट, साइंस, इंटेलिजेंट और विजडम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी के गॉड भी हैं। यानी कि गणेश भगवान जहां भी होंगे या जहां भी उनका आशीर्वाद होगा या जहां भी वो विराजमान होंगे वहां पर ये सारी चीजें होंगी, चाहे फिर वो इंसान हो या कोई सिविलाइजेशन हो। जहां भी गणेश जी विराजमान होंगे या फिर गणेश जी का आशीर्वाद होगा वहां का फ्यूचर, उन लोगों का फ्यूचर या फिर उस सिविलाइजेशन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट और प्रॉस्पर होगा। और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को दिखाने का मतलब सीधा सीधा यही है कि अब से पिकार्ड, सिंथेटिक और डेटा सबकी इच्छाएं पूरी होंगी और सबका फ्यूचर उनके मुताबिक होने वाला है, और हर किसी की विश पूरी होगी। जहाँ डेटा की ये विश पूरी हो जाएगी कि वो इंसानों की तरह जीवन जीने के बाद मुक्ति पालेगा, वहीं दूसरी तरफ पिकार्ड को भी उसकी जानलेवा बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, और साथ ही सिंथेटिक्स को भी फेडरेशन से जुड़ने के बाद उनका हक मिल जाएगा, और अब वो भी आजादी से बाकी अदर सिविलाइजेशन की तरह यूनिवर्स में कहीं भी आजादी से घूम पाएंगे और अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर पाएंगे जो ऑर्गेनिक सिविलाइजेशंस करती हैं। यानी कि अब सिंथेटिक लाइफ का भी फ्यूचर ब्राइट और प्रॉस्पर होने वाला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति बिल्कुल सेंटर में रखी होती है, और हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान रिप्रेजेंट करते हैं शांति को, अहिंसा को, और जिस तरीके से सनातन धर्म में शांति और प्यार को सबसे ऊपर रखा गया है और शांति और प्यार का साथ कभी भी ना छोड़ने का ज्ञान दिया गया है, ठीक उसी तरीके से इस सीरीज के अंदर भी हम नोटिस कर पाएंगे कि ये सीरीज पिकार्ड को सेंटर मानकर और उसके शांति और अहिंसावादी नेचर को सेंटर बनाकर पूरी कहानी को चलाती है। अब इसी के साथ जिस तरीके से सनातन धर्म ये सिखाता है कि जब हर हाल में शांति से बात ना बने तो आखिर में शैतान और बुराई को रोकने और उसे खत्म करने के लिए हथियार उठाने ही पड़ते हैं, युद्ध लड़ना ही पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आखिर में पिकार्ड की शांति भरी कोशिशों के बावजूद भी जब बात नहीं बनती तो फिर फाइनली फेडरेशन सिंथेटिक्स की जान बचाने के लिए स्टारफ्लीट को ऑर्डर देकर उनकी आर्मी को जंग के लिए भेज देती है। और यहाँ पर हमें
सनातन धर्म का वो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक याद आता है जिसको अक्सर लोग आधा पढ़ते हैं, और वो श्लोक ये है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मे हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म रक्षात हिंसा भी उसी प्रकार श्रेष्ठ है। मीन्स नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट धर्म, सो टू इज वायलेंस इन सर्विस ऑफ धर्म। और हमारे शास्त्रों में ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि आप हमेशा बुराई को शांति से नहीं रोक सकते और ना ही प्यार से उसके दिल को बदल सकते हो, क्योंकि जिनके दिमाग में सिर्फ यही हो कि वो अच्छे लोगों को मारेंगे ही मारेंगे और उनका इसके अलावा और कोई भी मकसद ना हो, तो फिर फाइनली अच्छे लोगों को अच्छाई को बचाए रखने के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं लड़ेंगे तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। और वैसे भी शांति हमेशा शक्तिशाली लोगों का गहना होती है। कमजोर सिर्फ पिटते हैं, बुराई का जुल्म सहते हैं और फिर आखिर में खत्म हो जाते हैं। और इस कंडीशन और सिचुएशन की सबसे भयानक बात यह है कि पिटने वाले कमजोर के पिटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही इस बात से किसी को फर्क पड़ेगा कि पिटने वाला अच्छाई का साथ दे रहा था, क्योंकि अंत में सब लोग ताकतवर के साथ जाके खड़े होते हैं। तो अगर आपके अंदर अच्छाई और धर्म है तो अपने अंदर बल भी लेके आइए, क्योंकि अच्छाई को हमेशा जीतने के लिए बल की जरूरत होती है। बिना बल के अच्छाई खत्म हो जाती है और अच्छाई के कोई मोल नहीं होते। अब इसके बाद हम सरस्वती माता जी की भी मूर्ति को देखते हैं और कहानी सरस्वती माता जी की मूर्ति को दिखाकर ये रिप्रेजेंट करना चाहती है कि जिस तरीके से सरस्वती माँ ज्ञान और विद्या की देवी हैं, वैसे ही अब सिंथेटिक्स और ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करेंगे और इन्फॉर्मेशन के दम पर एक महान सिविलाइजेशन बनेंगे। बैक टू द स्टोरी, पिकार्ड आफ्टर लाइफ से वापस जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद सबसे पहले वो अपने दोस्त डेटा की विश को पूरा करते हुए उसे इस दुनिया से मुक्त करते हुए उसे मोक्ष दे देता है। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड डेटा को मुक्ति और मोक्ष देने के लिए एक एक करके उसके ब्रेन को चलाने वाली 3 चिप्स को डिस्कनेक्ट कर देता है और चिप्स के डिस्कनेक्ट होते ही डेटा को मुक्ति मिल जाती है और अब डेटा शांति से भौतिक दुनिया को छोड़कर मोक्ष को पा लेता है और फाइनली मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंथेटिक्स को सेव करके और उन्हें भी जीने का हक दिलाकर फाइनली पिकार्ड, सोजी, रियोज, जुराटी, सेवन, रफी और एलेनोर अपने शिप के अंदर बैठकर एक और सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। एक और सफर जिसके अंदर बहुत सारे एडवेंचर होंगे, बहुत सारी मुश्किलें होंगी और यूनिवर्स को बचाने वाले बहुत सारे बड़े बड़े महान काम किए जाएंगे। और अब पिकार्ड के इसी नए सफर के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो पिकार्ड के अगले सफर की कहानी जानने के लिए और इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज लाता रहूंगा। और मैं मिलता हूं आपको इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।